हेलो एवरीवन। तो आज है 5 मई और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 5 मई से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं उन सभी में से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। बहुत लंबा गैप हो गया था और आज से हम लोग फिर से कंटिन्यू करते हैं अपने इस सीरीज को। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस सीरीज में पहले क्वेश्चन को। तो हमारा पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरी बार एंथनी अल्बनीज़ को दोबारा से प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो देश हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में जो है अभी चुनाव हुआ था जहां पर दूसरी बार जो है प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है इनको एंथनी अल्बनीज़ को। कब? दूसरी बार। पहली बार इनको जो है 2022 में नियुक्त किया गया था 3 साल के लिए और अब जो है 2025 में इनको नियुक्त किया गया है दूसरी बार अगले 3 साल के लिए। अभी रिसेंटली जो है त्रिनिदाद एंड टोबैगो यहाँ के जो है प्रधानमंत्री को नियुक्त किया गया है जिनका नाम है कमला प्रसाद विशेषर। इनको जो है अभी रिसेंटली यहाँ के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं वो है मार्क कार्नी यहाँ के क्या हैं? प्रधानमंत्री हैं। एस्टोनिया की अगर हम बात करें तो एस्टोनिया के जो प्रधानमंत्री हैं वो हो जाएंगे क्रिस्टन मिशेल जो हैं ये हैं एस्टोनिया के प्रधानमंत्री। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, चलो आगे बताते हैं आपको। तो ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करते हैं, एक मिनट, तो ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं कौन? एंथनी अल्बनीज़ 21 वर्षों में लगातार 2 बार 3 साल का कार्यकाल जीतने वाली ये पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। इनके विपक्ष में जो खड़े थे नेता उनका नाम है पीटर डटन। इन्होंने हरा करके ये जो है अपनी जो है सरकार इन्होंने बनाई है। अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी हो जाएगी वो हो जाएगी कैनबेरा। यहाँ की मुद्रा क्या हो जाएगी? ऑस्ट्रेलियन डॉलर यहाँ की क्या हो जाएगी? मुद्रा हो जाएगी। ठीक है। यहाँ की अगर हम संसद की बात करें तो यहाँ पे जो संसद है वो है पार्लियामेंट। संसद का नाम क्या है? पार्लियामेंट। तो इतने फैक्ट्स आपको याद रखने हैं और अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे कि हाल ही में किसने स्ट्रेटोस्फियर एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला सफल परीक्षण किया है? इन 4 कंपनियों में से किस कंपनी के द्वारा जो है स्ट्रेटोस्फियर एयरस्पेस प्लेटफॉर्म का पहला सफल परीक्षण किया गया है? तो वो हो जाएगा आपका डीआरडीओ के द्वारा जो है अभी मध्य प्रदेश में एमपी में श्योपुर जिले में जो है इसको क्या किया गया है? परीक्षण किया गया इस प्लेटफॉर्म को। डीआरडीओ की बात करें तो डीआरडीओ के जो प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष हैं वो हैं समीर कामत। इनके द्वारा जो है क्या किया गया है? इसका सफल परीक्षण किया गया। इसको बनाया कब गया था डीआरडीओ को? 1 जनवरी 1958 को इसको बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा न्यू दिल्ली में, इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर हम इसरो की बात करें तो इसरो के जो है 11वें नंबर के जो अध्यक्ष हैं प्रेजेंट टाइम पे वो हैं वी नारायणन। कौन है? वी नारायणन, और ये 11वें नंबर के अध्यक्ष हैं। इसरो को कब बनाया गया था? तो 15 अगस्त 1969 ईस्वी को इसरो को बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे? बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में कुछ जानते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, ये डीआरडीओ का फुल फॉर्म हो गया। 3 मई को मध्य प्रदेश के श्योपुर परीक्षण स्थल से स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला परीक्षण जो है सफलतापूर्वक किया गया। आगरा में स्थित एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा जो है इसको बनाया गया है इस प्लेटफॉर्म को, जो कि 17 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है इसको क्या किया गया है? ले जाया गया है पेलोड की सहायता से। और ये कितने समय तक वहाँ पे रहा है? तो 62 मिनट तक ये क्या किया है? हवा में तैरता हुआ दिखा है। इसको बनाया गया है सेना की निगरानी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, हाल ही में भारत के किस राज्य ने पहली AI आधारित रियल टाइम वन अलर्ट सिस्टम प्रणाली को लॉन्च किया है? रियल टाइम यानी कि लाइव जो है आपको
जैसे जंगलों में कुछ इलीगल जो काम हो रहे हैं उनकी चेतावनी जारी करने के लिए जो है AI आधारित रियल टाइम वन अलर्ट सिस्टम को लॉन्च किया गया है। आपको बताना कौन से राज्य के द्वारा, तो ये मध्य प्रदेश के द्वारा इसको जारी किया गया है। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश के द्वारा। अगर हम वन रिपोर्ट की बात करें तो वन रिपोर्ट के अनुसार जो है सबसे अधिक वन या फिर वृक्ष कहाँ पे हमें देखने को मिलता है, तो वो मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। और सर्वाधिक कमी भी आपको कहाँ पे इसी रिपोर्ट के द्वारा बताई गई है कि सर्वाधिक कमी भी जो है वो कहाँ पे देखने को मिला है जंगलों की, तो वो मिला है आपको मध्य प्रदेश में। इसीलिए इस प्रणाली को, इस चेतावनी को जो है लॉन्च किया गया है ताकि जंगलों में भूमि अतिक्रमण यानी कि वनों की कटाई या फिर भूमि से रिलेटेड कोई भी इलीगल काम हो रहे हैं उनके, तो उसके लिए क्या हो, चेतावनी तुरंत के तुरंत जारी हो, इसके लिए इसको जारी किया गया। अभी जो है मध्य प्रदेश में 58 नंबर का माधवगढ़ टाइगर रिजर्व बनाने की बात कही जा रही है। ये भी कहाँ पर स्थित है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। रिसेंटली आपको मैंने पढ़ाया था अप्रैल मंथ में कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो है जन्मदिन के अवसर पर क्या किया गया था, एक टाइगर रिजर्व को बनाया गया था। वो कौन से जिले में है, तो मध्य प्रदेश के सागर जिले में वो स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। चलो आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, मध्य प्रदेश का पहला AI आधारित रियल टाइम वन सिस्टम प्रणाली को लॉन्च किया गया जो वन संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए एक अभिनव पहल है। यह सिस्टम जो है किस बेसिस पे काम करेगा? सैटेलाइट डेटा, AI और आधारित फील्ड सैटेलाइट का उपयोग करके लैंड मोबाइल वनों की कटाई और अन्य कैटलॉग का पता लगाने में क्या करेगा? ये मदद करेगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में किसे भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में जो है नियुक्त किया गया है? भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये पूछा जा रहा है। भारतीय वायुसेना के जो है अध्यक्ष के रूप में सितंबर 2024 में भी नियुक्त किए गए थे। कौन? अमरप्रीत सिंह जी। अमरप्रीत सिंह जी को इनको नियुक्त किया गया था। और ये जो है अभी उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो नर्मदेश्वर तिवारी जी को यहाँ पे नियुक्त किया गया है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, चलो तो ये हो गया। कौन है? नर्मदेश्वर तिवारी, जिनको वायुसेना के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ के रूप में 2 मई 2025 को नियुक्त किया गया है। अप्रैल में एयर मार्शल शूटर का स्थान लिया, जो 30 वर्ष की आयु में क्या हो गए हैं? सेवानिवृत्त। यानी कि इससे पहले जो थे उप प्रमुख कौन थे? मार्शल शूटर। ये 30 वर्ष की आयु में इनको जो है रिटायरमेंट मिला और इन्हीं का जगह लेंगे कौन? नर्मदेश्वर तिवारी जी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की रैंकिंग क्या है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? 3 मई को जो है ये मनाया गया है। इसके द्वारा यूनेस्को एंड यूएन के द्वारा जो है इस दिवस को मनाया गया है। और इसमें जो है 2025 के रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंकिंग 151 देखने को मिलेगी आपको। ये जो रिपोर्ट है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? तो इस रिपोर्ट को जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। इसमें टोटल जो देश हैं वो देशों की संख्या कितनी रखी गई है, कितने देशों को शामिल किया गया है, तो 180 देशों को यहाँ पे शामिल किया गया है, जिसमें भारत की रैंकिंग कितनी है? 151 पे है। और फर्स्ट पे अगर हम बात करें तो फर्स्ट पे यहाँ पे नॉर्वे देखने को मिलेगा, उसके बाद इस्टोनिया एंड थर्ड पे हो जाएगा आपका नीदरलैंड यहाँ पे थर्ड पे देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर हम बात करें हमारे पड़ोसी देशों की, जैसे कि पाकिस्तान, तो पाकिस्तान यहाँ पर है 158 नंबर पे। और चाइना की बात करें तो ये है आपका 178 नंबर पे। ठीक है, अगर हम भारत की बात करें तो 2024 में जो है भारत कौन से रैंक पे था? तो 2024 में भारत 159 रैंक पे था और इस बार जो है 2025 में 151 रैंक पे है। इस बार इसकी थीम क्या रखी गई है? तो इसकी जो थीम है वो रखी गई है रिपोर्टिंग इन द ब्रेव न्यू वर्ल्ड जो है इस बार की इसकी थीम है।
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो देख लेते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट पे मैंने बताया आपको नॉर्वे है, 20 नंबर पे है ब्रिटेन, अमेरिका की रैंकिंग 57 देखने को मिलेगा, वहीं पे भारत है 151 पे, पाकिस्तान 158 पे है, चाइना 178 पे है, अफगानिस्तान 175 है, रसिया 171 पे है। तो ये जो है कुछ कंट्री हैं। अगर भारत की बात करें तो 2021 में भारत 142 पे थी, 2022 में 50 और 2023 में 161 पे है, 2024 में 159 है और 2025 में 151 रैंक पे भारत आपको देखने को मिलेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं और अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में IMF की फिजिकल मॉनिटर रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक ऋण से GDP वाला देश कौन सा है। IMF के द्वारा जो है एक रिपोर्ट जारी किया गया है जिसका नाम है फिजिकल मॉनिटर रिपोर्ट। ये रिपोर्ट जारी किया गया है IMF के द्वारा। रिपोर्ट का उद्देश्य क्या होगा इस रिपोर्ट का, तो ऋण से GDP अनुपात को जारी करना इस रिपोर्ट का क्या है, मेन एम है। इसमें जो है टॉप पे सूडान रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ऋण से GDP अनुपात यानी किस देश की कितना GDP है और उस देश ने कितना ऋण लिया हुआ है, उन दोनों का अनुपात। यानी कि किसी भी देश का GDP कितना है, 100 रुपये है और उस देश ने जो है यहाँ पे ऋण कितना लिया हुआ है, तो ऋण मान लेते हैं यहाँ पे 25 रुपये उसने लिया है। अगर इसका अनुपात हम निकालें तो 25 बटा में GDP 100 इंटू 100 यानी कि 25% इसकी क्या हो जाएगी, ऋण हो जाएगी। GDP 100 है और 25% यानी कि यहाँ पे ऋण है, यानी कि उस देश पर कितना कर्ज भार है वो यहाँ पर ये रिपोर्ट जो है यहाँ पे दर्शाने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें टॉप पर है सूडान, इसने कितना ऋण लिया हुआ है, तो 252% इसका ऋण है। कितना है, 252%। वहीं पर अगर हम भारत की बात करें तो भारत जो है यहाँ पे 31 नंबर पे है। इसके पास जो है ऋण कितना है, 80% इसका ऋण है। अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना जो है 21 नंबर पे है और इसमें जो है इसके पास जो है ऋण है 96%। भारत का जो है टारगेट है कि अगले कुछ सालों में ±50% इसका टारगेट रखा गया है भारत का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और आते हैं इसमें देखते हैं। तो सूडान जो है जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे अधिक कर्ज से GDP अनुपात वाला देश बन गया है। चाइना 21वें नंबर पे है जिसका अनुपात कितना है, 96%। भारत 21वें नंबर पर है और 80% इसका क्या है, ऋण है। 2031 तक भारत का टारगेट क्या है, 50 ±1% करने का इसका टारगेट रखा गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के द्वारा ही एक और रिपोर्ट जारी की गई जिसका नाम है विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट। इसके अनुसार वर्तमान में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला देश कौन सा है, तो वो है अपना देश भारत। IMF के द्वारा ही जो है इस रिपोर्ट को भी जारी किया जाता है जिसका नाम है विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट। इसमें ये दर्शाया जाता है कि किस देश की कितनी अर्थव्यवस्था है, तो उसमें जो है चौथे नंबर पे कौन है, यहाँ पे भारत अपना देश जो है बन गया है। फर्स्ट की बात करें तो USA, सेकंड में आपका हो जाएगा चाइना और थर्ड पे हो जाएगा आपका जर्मनी और फोर्थ नंबर पे जापान था, लेकिन अभी जो है भारत यहाँ पे है जापान को पीछे छोड़ते हुए कहाँ पे पहुँच चुका है, फोर्थ नंबर पे। और 2030 तक भारत का टारगेट है कि ये तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का टारगेट रखा हुआ है। ठीक है, IMF की बात करें तो IMF का फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, इसको बनाया कब गया था, 1944 ईस्वी में ब्रेटन वुड सम्मेलन में जो है इसको बनाया गया था। IMF के साथ साथ वर्ल्ड बैंक को भी यहाँ पे बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा वाशिंगटन DC। कहाँ पे, वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा, जो कि पोटोमैक नदी है उस पर स्थित है। इसके हेड हैं क्रिस्टियाना जॉर्जीवा इसके हेड आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, तो यहाँ पे डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, तो वो हो जाएंगी गीता गोपीनाथ, जो कि भारत से बिलोंग करती हैं, इसलिए ये क्या है, इम्पोर्टेंट भी है, तो इसको याद रखिएगा। इसमें कुल कितने कंट्री हैं, तो 191 कंट्री IMF में आपको देखने को मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे इसका बताया गया है आउटलुक जो है अप्रैल 2025 के अनुसार भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है, जो कि जापान के बराबर पहुंच गई है। और जो है IMF के द्वारा बताया गया है कि 2025 में 66.2% जो है इसकी क्या रहने वाली है, इसकी
रेट रहने वाली है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 के लिए चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज को जो है इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनका संबंध किस खेल से है, ये पूछा जा रहा है। तो इनका संबंध जो है बैडमिंटन से है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना होती है 1991-92 में इसकी स्थापना होती है। जब इसकी स्थापना हुई थी उस टाइम पे इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से इसको स्थापित किया गया था। 2021 में इसका नाम चेंज करके क्या रखा गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इसका नाम रखा गया है। और ये पुरस्कार जो है 2025 में दिया गया है। किस वर्ष के लिए, 2023 के लिए चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज को। और ये किस खेल से बिलोंग करते हैं, तो ये हैं बैडमिंटन से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बैडमिंटन ये प्लेयर हैं, इनको इस खेल से सम्मानित किया गया है और ये भारत का सबसे बड़ा खेल रत्न अवार्ड है। सात्विक साईराज और चिराग को जो है ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में समुद्र से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने के लिए सी क्योर परियोजना को किस देश के द्वारा शुरू किया गया है। कौन सा परियोजना है, सी क्योर परियोजना। इस परियोजना को जो है शुरू किया गया है किस देश के द्वारा, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। क्यों शुरू किया गया है, समुद्र से सीधे रूप से कार्बन को कैप्चर करना या फिर क्या करना, अवशोषित करना। कार्बन को कैप्चर या अवशोषित करने के लिए इस पहल को क्या किया गया है, शुरू किया गया है। किसके द्वारा, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। यूनाइटेड किंगडम की अगर हम बात करें तो इसकी राजधानी हो जाएगी लंदन, इसकी मुद्रा हो जाएगी पाउंड स्टर्लिंग इसकी क्या हो जाएगी, मुद्रा हो जाएगी। यहाँ पर पीएम कौन है, तो कीर स्टारमर यहाँ पे क्या है, पीएम है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसके पहले यहाँ पे इसका जो एक्सप्लेनेशन है, समुद्री जल से सीधे कार्बन निकालने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको शुरू किया गया है। वायुमंडलीय CO2 के स्तर को कम करने के लिए लागत प्रभावी और स्केलेबल समाधान प्रदान कर सकती है ये परियोजना। पारंपरिक रूप से कार्बन कैप्चर तकनीकों के विपरीत, जो कि उत्सर्जन को उसके स्रोत या हवा से कैप्चर करने पर ध्यान केंद्रित करती है, सी क्योर महासागर को लक्ष्य बनाती है, जिसमें वायुमंडल की तुलना में 150 गुना अधिक कार्बन होता है। सी मतलब समुद्र हो गया और क्योर मतलब क्या हो गया, संरक्षण, यानी कि समुद्रों की संरक्षण या फिर उसके रख रखाव के लिए इस परियोजना को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में योग गुरु बाबा शिवानंद का जो है निधन हुआ है वाराणसी में। ये कितने वर्ष के थे, तो ये थे 128 ईयर के। कितने वर्ष के थे, 128 ईयर के ये थे। इनको जो है 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इनका जन्म जो है 1896 ईस्वी में जो है पश्चिम बंगाल में एक भिक्षुक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और इनकी जो डेथ हुई है वाराणसी में हुई है 128 ईयर में जो इनकी डेथ हुई है। ठीक है, तो ये थे आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।